Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and we are discussing Lucent GK Chemistry. और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैटर पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज हम लोग फर्दर ऑन मैटर के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और हम लोगों ने ये समझा था कि केमिस्ट्री का क्या इंट्रोडक्शन है, मैटर के बारे में समझा था और मेटल की फ़िज़िकल और केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैटर को अगर फिज़िकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को फिज़िकली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था और वो 3 पार्ट्स थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो 3 पार्ट में जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं उनके फिज़िकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। फिज़िकल क्लासिफिकेशन यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी मैटर या किसी भी चीज़ को देख के हमें समझ में आए कि हाँ ये चीज़ कैसी है तो वो फिज़िकल क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे हमारे पास अगर 3 चीज़ें रखी हुई हैं, कोई सॉलिड चीज़, लिक्विड चीज़, गैस चीज़, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है तो वी कैन ईजिली डिटरमाइन कि कौन सी चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, कौन सी चीज़ लिक्विड फॉर्म में है और कौन सी चीज़ गैसेस फॉर्म में है। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 स्टेट में क्लासीफाई किया गया। वन बाय वन तीनों स्टेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम रखते हैं। डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम रखने का मतलब क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है तो इनके जो एटम पार्टिकल्स इनके पास प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, बहुत क्लोजली एक दूसरे के, बहुत टाइट एक दूसरे के साथ पैक्ड होंगे। और जो वॉइड यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं इन बिटवीन द एटम्स किसी भी पर्टिकुलर मैटर के अंदर, तो वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ही कम होंगे। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन नहीं कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका एक फिक्स शेप हो जाता है, एक फिक्स साइज़ हो जाता है, ये अपने शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा सा कमरा है और उस छोटे से कमरे में 50 लोगों की लिमिटेशन है कि यहाँ पे 50 लोग आ सकते हैं और 50 लोगों को उसके अंदर डाल दिया जाए तो वो लोग बहुत मुश्किल से ही मूवमेंट कर पाएंगे, इधर उधर बहुत मुश्किल से ही मोशन कर पाएंगे, क्योंकि पूरा कमरा भरा है और कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं अंदर प्रेजेंट है कमरे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉलिड को समझ सकते हैं कि क्योंकि कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए पार्टिकल्स मोशन नहीं कर पाते हैं। जब पार्टिकल्स मोशन नहीं कर पाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाने की वजह से अपने शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर पाते। उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। वॉल्यूम फिक्स रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अगर हमने एक ईंट को एक ग्लास में डाला तो वो उतने वॉल्यूम का हो गया और अगर एक बाल्टी में डाल दिया तो वो उतना, मतलब इनका जो शेप, साइज़ और वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, ये कंप्रेस नहीं होते हैं आसानी से, दे आर नॉट कंप्रेसिबल ऑन अप्लाइंग प्रेशर। नॉट कंप्रेसिबल मतलब कि हम अगर इन्हें प्रेशर अप्लाई करके अगर हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है, जैसा मैंने अभी बताया कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ही अगर नहीं प्रेजेंट है तो पार्टिकल मूवमेंट करके जाएगा कहाँ? अगर हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल नीचे जाता है या अपने लोकेशन को चेंज करता है, लेकिन जब जगह ही नहीं है तो पार्टिकल जाएगा कहाँ? इसलिए दे आर नॉन कंप्रेसिबल। हार्ड होते हैं, दे आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। रिजिड यानी बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम मेटल ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, ईंट, ब्रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम पाए जाते हैं, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट जो होते हैं इनके डिफिनिट वॉल्यूम तो हैं पर कोई डिफिनिट शेप नहीं है, यानी इनके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता है, इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर हमारे पास एक गिलास पानी है तो वो एक गिलास ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हम उसको बाल्टी में डाल देंगे तो वो एक बाल्टी हो जाएगा, नहीं, वो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन इनका फिक्स्ड शेप और साइज़ नहीं होता है। फिक्स शेप और साइज़ नहीं होने का रीज़न ये है कि इनके इनकी जो फॉर्मेशन होती है, इनके अंदर
जो जिस तरीके से अरेंजमेंट पाई जाती है उस अरेंजमेंट में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स को थोड़ी सी जगह मिल जाती है मोशन करने के लिए, जिस वजह से ये फिक्स शेप साइज़ नहीं रखते, यानी इनका डिफरेंट इनडिफिनिट शेप और साइज़ होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी चीज़ का कंटेनर, किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस भी कंटेनर में इनको डाला जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर देख लें, ऑयल देख लें, मिल्क देख लें, ठीक है, तो ये सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं जो किसी भी चीज़ का किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, हम इनको जिस भी कंटेनर में डालते हैं। थर्ड वन इज़ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिनकी ना तो फिक्स शेप होती है, ना तो फिक्स साइज़ होता है, ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। ये बहुत आसानी से कंप्रेस किए जा सकते हैं प्रेशर लगा के, और इनको जिस भी चीज़ में डालो, जिस भी कंटेनर में डालो, वो उस कंटेनर का शेप, साइज़ और साथ साथ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे एयर है हमारा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा गैस फॉर्म का, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी गैसेस फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ देखिए बताया गया है कि किस तरीके से हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर का। इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है। देखो, जब भी हम सॉलिड स्टेट को अगर बस दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इन्हें आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, वन इज़ हीट एंड सेकेंड इज कूल, यानी टेम्परेचर को बढ़ा या घटा करके, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम आराम से इनके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर सॉलिड स्टेट हमारे पास है, सॉलिड स्टेट को हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लिक्विड स्टेट को और भी हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर स्टेट को अगर कूल करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा। और इसी लिक्विड स्टेट को और कूल कर दे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इन आपस में ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड स्टेट में, जब सॉलिड का हीट करने पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, एक तरीके से हम इसको लिक्विफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर मेल्टिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। लिक्विड का हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है। वेपर का कूल करने पे लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। और लिक्विड का वापस से सॉलिड स्टेट में कूल करने पे जाना फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है, या सॉलिडिफिकेशन हम इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके स्टेट ऑफ मैटर को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास में देखें तो हमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल मिल जाएगा जिसमें हम तीनों इस इंटर कन्वर्जन को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में वाटर आइस के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर के फॉर्म में पाया जाता है और गैस फॉर्म में वेपर के फॉर्म में, या वाटर वेपर जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे आसपास में भी दिखाई देते हैं। The three states of matter are solid, liquid and gases. The fourth state of matter is plasma state and the fifth state of matter is Bose-Einstein condensed state. इन तीन स्टेट ऑफ मैटर के अलावा भी दो और स्टेट्स हैं जिन्हें हम प्लाज्मा स्टेट या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट बोलते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हें जानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन एक नॉलेज इसके बारे में रखनी चाहिए। सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। प्लाज्मा स्टेट सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल कंसिस्ट करता है, ठीक है। जो ऐसे पार्टिकल्स जो फॉर एग्जांपल सी, अगर हम सॉलिड, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट को हमने हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ओके। लिक्विड स्टेट को हीट किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा अगर हम इसी वेपर स्टेट को और भी ज़्यादा हीट करते चले जाएं, मतलब एक एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। वेपर को हमने कूल किया, ये हो गया लिक्विड। लिक्विड को हमने कूल किया, ये हो गया सॉलिड। अब क्या हो जब हम इस सॉलिड को और भी ज़्यादा कूल करते चले जाएं, ठीक है, एक अलग लेवल तक कूल करते चले जाएं, ये हो गया हमारा BEC यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। बात समझ में आई। यानी एक्स्ट्रा कूल्ड सब्सटेंस जो होगा वो BEC स्टेट में होगा, और जो वेपर के भी एक अलग लेवल में होगा वो प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा होगा कि प्लाज्मा कैन अकर व्हेन
प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज़ हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। जब किसी भी मैटर को हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो प्लाज्मा फॉर्म में चला जाता है। द मैटर इन प्लाज्मा स्टेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्री हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। बहुत एक्साइटेड लेवल पे जब पार्टिकल्स चले जाते हैं, चार्ज पार्टिकल चले जाते हैं, तो वो प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। Like the fluorescent tubes and the neon sign bulbs contain inert gases. When electric current is passed through them, they produce glowing plasma having characteristic color depending upon the nature of the gas. जो जैसे हम नियॉन गैसेस, नियॉन लाइट्स देखते हैं ना कि आजकल बहुत अलग अलग तरीके की नियॉन लाइट्स चली हुई हैं, तो उनके अंदर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं और अपने गैस के कलर के अकॉर्डिंग ग्लो करने लगते हैं, ठीक। अब बात करें अगर हम लोग BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की, तो जैसा मैंने बताया कि अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को और भी ज़्यादा कंडेंसेट कर देते हैं और भी ज़्यादा कूल डाउन कर देते हैं तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म में चला आता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज़ फॉर्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बोस आइंस्टीन स्टेट इज़ फॉर्म बाय सुपर कूलिंग ऑफ अ गैस और ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर पे अगर हम किसी चीज़ को सुपर कूल करते हैं तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, वो ये चार्ट में दिया गया है कि ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27%, ठीक है, एल्यूमिनियम 8% एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। नाउ प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल कि जो भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई किया गया है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं मिली होती, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। जब कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली हो या फिर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम किसी भी फिजिकल मीन्स ऑफ सेपरेशन से सेपरेट आउट न कर सकें, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्योर सब्सटेंस कहलाती हैं। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। वन पार्ट इज एलिमेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज कंपाउंड। पहले एलिमेंट देखते हैं फिर कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट। मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट जो डिवाइड नहीं, जिससे मैटर बेसिकली बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक तरीके का मतलब एक तरीके के जो भी एटम का ग्रुप है वो एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन, बहुत लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन पाए जाते हैं तो वो पूरे ऑक्सीजन को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एलिमेंट बोलेंगे। और एक सिंगल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम बोलेंगे। बात समझ में आई? तो ये एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल है जो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर ऑन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स में। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन इज मरकरी। मरकरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दे आर नॉर्मली हार्ड होते हैं। दे हैव लस्टर यानी कि बहुत शाइनी होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का वजह यह है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके आपस में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इन्हें हम आसानी से मेल्ट नहीं कर पाते या फिर बॉयल नहीं कर पाते। इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है। यही रीज़न है कि मेटल क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। इसका रीज़न ये है कि जो भी मेटल्स होते हैं दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जिसको डोनेट करके ये अपने ऊपर प्लस चार्ज लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इनका ये इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर पाते हैं। The conductivity of metal decreases with increase in temperature due to vibration of positive ion at their lattice points. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी क्या होती चली जाती है? डिक्रीज करती चली जाती है, घटती चली जाती है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स जस्ट अपोजिट, जो भी प्रॉपर्टी मेटल रखेगा उससे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल रखेंगे। नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है।
ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर, बेसिकली हम इनको इंसुलेटर कह सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है ये हम लोग कार्बनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को हल्का सा बता देती हूँ कि बेसिकली कार्बन टेट्रावेलेंट एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो अपने पूरे स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड ही बनाता है, और एक बॉन्ड जो होता है वो इसका फ्री होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। दे आर बेसिकली फाउंड इन एवरी फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड में भी पाए जाते हैं कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड में भी पाए जाते हैं, कुछ गैसेस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे हैव जस्ट अपोजिट पार्टिकल्स, जैसे मेटल से जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करें अगर हम लोग मेटेलॉइड की, तो मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़ बोथ लाइक मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के जैसी जो मतलब मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जिस भी एलिमेंट में रहेगी वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, मेटेलॉइड कहलाएगा। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो कितने परसेंट में पाए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट परसेंट कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अब बात अगर हम लोग कंपाउंड की करें, तो कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास में केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं। क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं, इसलिए हम इनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा। कंपाउंड्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो बहुत पुराने टाइम पे लोगों को ये लगता था, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाई लिविंग सोर्सेज, हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम पे जब से हम एक बहुत इनिशियल टाइम पे जब ये होता था, लोगों को ये लगता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग सोर्स से निकले हुए हैं, तो लोगों की ये थ्योरी थी। लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब एक यूरिया कंपाउंड का एक्सीडेंटली फॉर्मेशन लेबोरेटरी में हो गया, तो उसके बाद से ये मिथ कैंसिल हो गया, और लोगों को समझ में आने लगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरली ही किसी लिविंग सोर्स से ही हमें मिले, उन्हें लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शुड कंटेन कार्बन इन इट। ओके, या हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बन के कंपाउंड्स हो गए जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब बात अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करें, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली मैन मेड कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, या फिर अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन और कुछ हेट्रोएटम जो भी कंपाउंड्स है वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें। मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर एक ऐसा फॉर्मेशन है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में फिज़िकली मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं वो किसी तीसरे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, और उन्हें आप वापस से सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो इट इज़ अ फिज़िकल कॉम्बिनेशन जिसे हम प्योर सब्सटेंस के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ मिक्सचर के 2 पार्ट फॉर्म होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है सेपरेशन की, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। मतलब 2 चीज़ें अगर मिली हुई हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि पहली चीज़ कहाँ पे और दूसरी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, जैसे अगर सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया गया या शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट वेयर द सॉल्ट इज एंड वेयर द वाटर इज। ओके, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इससे जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपस में कॉम्बाइन करती हैं वो सारी चीज़ें एक विजिबल बाउंड्री बनाती हैं, एक सेपरेशन लेयर दिखाई देता है, और हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंड ले लें और सैंड को वाटर में मिक्स कर दें, तो ये हेट्रोजीनियस फॉर्मेशन करेगा, मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, और हमें पता चलेगा कि हाँ, नीचे सैंड है और ऊपर पानी है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, मेटल नॉन मेटल के बारे में चीज़ें पढ़ी, और हमने ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मेटल नॉन मेटल और
मेटल, नॉन मेटल और इन सब में मिलती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, और कौन कौन सी प्रोसेस से किसी भी मिक्सचर पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है, वो सारी फिजिकल प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।